Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Ananwani again in front of you with a new tutorial on disorders of circulatory system. I am going to teach you today disorders of a circulatory system from the NCERT 11th standard chapter number 18 body fluids and circulation. Yes, आज मैं आप लोगों को body fluids and circulation chapter number 18 from 11th standard CBSE for NEET preparation in NEET biology इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम आज पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट लिखी है वो सभी के सभी हमारे सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। इन आवर सिलेबस वी हैव अ हाइपरटेंशन, वी हैव अ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, वी हैव अ एंजिना पेक्टोरिस, वी हैव अ हार्ट अटैक एंड ऑल्सो हैव अ कार्डियक अरेस्ट, सॉरी वी हैव अ हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल्यूर। Yes, so some extra things I also am going to teach you just because these extra things are very valuable. Always remember in NEET examination they are not going to only ask you questions from the book. Some questions are also from outside but they will be related to the content. अगर हार्ट फेल्यूर अगर आपको पता है तो आपको हार्ट अरेस्ट भी पता होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पेपर मैंने देखे जिसमें ऐसी चीज़ें पूछी गई है। तो आइए चलिए डिटेल में इन सभी कंसेप्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं, इनको समझ लेते हैं और बेसिक भाषा में इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या निकलता है। आप हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट इन दोनों के बीच में एज अ स्टूडेंट आपको शायद इतना पता नहीं होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और आपको लगता हो कि हार्ट अटैक हार्ट अरेस्ट आई थिंक सो वन एंड द सेम थिंग, बट नो देयर इज डिफरेंस। सो आई विल डिस्क्राइब यू एवरीथिंग in detail. Let's begin with the disorders of circulatory system in detail. Let's begin. So guys, normally the person have a blood pressure around 120 by 80. It's a normal blood pressure of an adult person. एक नॉर्मल इंसान का अडल्ट पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 by 80 mmHg. So 120 is the systolic blood pressure and 80 is the diastolic blood pressure. It's a normal blood pressure of any adult healthy person when he is not having any other disorders. तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो उसके हिसाब से हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। हाइपर मीन्स मोर एंड टेंशन मीन्स प्रेशर। हाइपर मीन्स मोर and tension means pressure, it means more pressure. Normal pressure is 120 by 80 mmHg. So अगर प्रेशर 120 और 80 के अबाव है तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। और हाइपो means low and tension means pressure, it means low pressure. How much low? Below 120 and below 120 and 80. So let's begin. हाइपरटेंशन इज नथिंग बट द हाई ब्लड प्रेशर। हम इसे हिंदी में कहते हैं उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और इसे निचला रक्तदाब मतलब लो ब्लड प्रेशर। सो हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 by 80। सो अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा होता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सो कितना ज्यादा? फॉर एग्जांपल इफ अ ब्लड प्रेशर इज 140 by 90 mmHg, so this is considered as high blood pressure. ब्लड प्रेशर अगर 140 by 90 हो जाता है तो इसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन ये इतना भी हाई नहीं। अगर आप स्विमिंग पूल में से आधा घंटा भी स्विमिंग करके अगर आप बाहर आते हो तो आपका ब्लड प्रेशर 140 by 90 हो जाएगा, क्योंकि स्विमिंग पूल में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। आप पानी को क्रॉस करके उसके अगेंस्ट जाते हो, उसके फोर्स को क्रॉस करके अगेंस्ट जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इतनी एनर्जी अगर आप लगाओगे तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। बट आई टेल यू स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू मेंटेन योर हेल्थ। ये भी एक चीज़ सही है। तो अगर आप 140 by 90 ये ब्लड प्रेशर हाई, लेकिन ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट इफ अ ब्लड प्रेशर इज यू कैन से इफ अ ब्लड प्रेशर गोज 220 by 120 mmHg, then this is considered as high blood pressure. अगर ब्लड प्रेशर डायरेक्टली 220 by 120 चला जाता है, मतलब सिस्टोल ब्लड प्रेशर 220 और डायस्टोल ब्लड प्रेशर 120 चला जाता है, then this is called as a high blood pressure. Are you getting guys? 140 by 90 is not that much problematic, but 220 by 120 this is the very risky, this is very problematic. There are some reason why this happen. Yes, कौन कौन से ऐसे रीजन है जो हाइपोटेंशन हो सकते हैं। सो हाइपोटेंशन के मेन रीजन अगर हम देखें
हाइपरटेंशन के अगर मेन रीजन हम देखें, सो मेन रीजंस ऑफ हाइपरटेंशन, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख के भी बता, बट आई ट्राई टू राइट इन वेरी स्मॉल वर्ड्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। द मेन रीजन ऑफ हाइपरटेंशन इज cholesterol. What is cholesterol? Cholesterol is nothing but the type of a lipid which is considered as a bad lipid. एक्चुअली हमारे अंदर जो लिपिड, हम जो फूड खाते हैं, फूड में जो ऑयल होता है लिपिड होता है, तो लिपिड के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे होता है एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। So high density lipoproteins are good to our health and low density lipoproteins are LDL are bad to our health. So cholesterol is a low density lipoprotein which is dangerous to our health. ये हमारे हार्ट से जो आर्टरियाँ जाती हैं उन आर्टरियों को ब्लॉक करने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। और अगर हाइपरटेंशन मतलब क्यों होता है, जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाया हुआ था, क्या था ब्लड प्रेशर? Pressure, this is the artery and this is the internal space we call lumen of artery from which blood is moving. Yes? अगर ये आर्टरी के वॉल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, मतलब हम अगर ऐसे फूड खाते हैं, ऐसे ऑयल खाते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, एलडीएल ज़्यादा हो, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आर्टरियों पे चिपकते जाएगा, और जैसे ही हमारा ब्लड यहाँ से फ्लो होगा तो ब्लड पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड को मूव होने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए और कोलेस्ट्रॉल उनको जगह नहीं दे रहा है। Are you getting? So this is we called it as a hypertension. Clear? So cholesterol is the main reason. Some other reasons are also there, just like triglycerides. Triglyceride is also the reason. Then you can say obesity, diabetes. Diabetes is also the reason, and obesity is also the reason. You know obesity means मोटापा। अगर आप काफ़ी मोटे हो, अगर आपके बॉडी में फैट काफ़ी एक्स्ट्रा, चर्बी काफ़ी एक्स्ट्रा है, फैट काफ़ी एक्स्ट्रा है, तो ये भी हाइपरटेंशन का रीज़न हो सकता है। डायबिटीज़ भी बेसिकली हाइपरटेंशन का रीज़न है। देन यू कैन से कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, देन स्मोकिंग, दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न। अभी यही रीज़न जो है वो आगे वाले डिसीजेस के भी होंगे, ठीक है, यही रीजन, क्योंकि ये सभी के सभी डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो इनके रीजन जो है वो नियर अबाउट सेम ही होते हैं। अब इसमें ये भी होता है लेजीनेस, डिजीनेस, ठीक है, लेजीनेस, डिजीनेस। अगर आप काफ़ी लेजी हो, खाना खाने के बाद डायरेक्टली पलंग पे सो जाते हो, सोफे पे बैठ जाते हो, मूवमेंट नहीं करते हो, और आपको काफ़ी लेजीनेस फील होता है, कोई भी चीज़ करने की, एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं होती, लेजीनेस होता है, तो ये भी हाइपरटेंशन का आगे चल के रीज़न बन सकता है। So these are some main reasons of hypertension. अब एक hypertension में एक प्रॉब्लम ऐसी जनरेट होती है, if you are reaching with this hypertension, if you are having this type of a blood pressure, means this value of blood pressure, then your blood capillary can also break. Yes, blood capillary can damage. अभी कौन सी blood capillary डैमेज हो सकती है स्पेशली? So if you are having a blood pressure like a 220 by 120, so your blood capillary like capillaries of brain, capillaries of eye, capillaries of, yes, capillaries of brain, capillaries of eye, and capillaries of kidney can undergo damage. So this is the high blood pressure. Now अगर इसको हमें कंट्रोल करना है, तो ये तो हमें एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, और एनसीईआरटी में इतना डिटेल में भी नहीं दिया है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये बेसिकली कंट्रोल करना एक डॉक्टर के अंडर में जो परफेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। यस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द हाइपोटेंशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाइपोटेंशन, हाइपो मीन्स लो एंड टेंशन मीन्स प्रेशर। हाइपोटेंशन मीन्स लो blood pressure. When the person is having a blood pressure like a 110 by 70, 110 by 70, it is considered as hypotension, low blood pressure. But sometimes blood pressure can also goes down like 100 by 60. So 100 by 60 is a low blood pressure, and this is very problematic. And just because of this 100 by 60, you can also undergo cardiac arrest, or you can say heart arrest. So there are a number of things are there. Now what is mean by CAD? CAD stand for coronary artery disease. CAD stand for coronary artery disease. So I taught you during the explanation of a type of a circulation, pulmonary, systematic and coronary. तो मैंने आपको coronary circulation के बारे में बताया था।
Coronary circulation is nothing but the circulation performed by the two different vessels, like coronary artery and coronary vein. Coronary artery supply blood to the heart and chest region, and coronary vein collect impure blood from heart and chest region. अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसका साइंटिफिक नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस. ये वाला समझ लीजिए. व्हाट इज मीन बाय अथेरोस्क्लेरोसिस? और ये देखिए, ये अलग है. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज डिफरेंट एंड अथेरोस्क्लेरोसिस इज डिफरेंट. यस, atherosclerosis also known as a coronary artery disease. It is a one type of a disorders of circulatory system in which there is a coronary artery is a blocked, in which there is a coronary artery shows blockage. कोरोनरी आर्टरी डिसीज जैसे हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, इसमें मेन जो रीजन होता है उसमें हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है. कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या फॉर्म होता है? प्लाक फॉर्म होता है. प्लाक का मतलब होता है ब्लॉक हो जाना. तो प्लाक कौन क्यों होता है? सो ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज. सो जो भी रीजन हाइपरटेंशन के होते हैं वही रीजन कोरोनरी आर्टरी डिसीज के होते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है. कभी कभी इसमें ओइडेमा भी होता है, मतलब हमारी बॉडी में कोई कोई पार्ट्स में स्वेलिंग होती है एक्स्ट्रा, तो वो स्वेलिंग जो होती है वो भी बेसिकली कैड के कारण हो सकती है. मतलब हमारी बॉडी में कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण स्वेलिंग भी हो सकती है. यस गाइस, सो दिस इज अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिसीज आल्सो कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस. नाउ व्हाट इज मीन बाय एंजिना पेक्टोरिस? हमारे एनसीईआरटी में उसका नाम दिया हुआ है एंजिना. उसका एक फुल फॉर्म होता है, उसका मतलब होता है angina pectoris, also called as a chest pain. Now what is meant by that? Angina pectoris is also known as a chest pain. It is a heavier and severe type of a pain generated in the chest region. Why? Due to, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो उसको एंजिना पेक्टोरिस होने की संभावना, चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? When your coronary artery is showing blockage, it means your coronary arteries unable to supply sufficient amount of oxygen to your chest, heart and lungs area, correct? And if your lungs are not getting sufficient supply of oxygen, then obviously your lungs will also suffer from chest pain, and chest pain is also known as a angina pectoris. Is it clear guys? जिनको coronary artery disease होती है, yes, those who are suffering from coronary artery disease, they are likely to get angina pectoris very easily. Because if your coronary artery is blocked, then your heart and chest regions are not getting sufficient amount of oxygen which is demanded by your heart and chest region. And if your chest region is not getting sufficient amount of oxygen, then your chest will suffer from severe and heavier pain, and that we call chest pain, also called angina pectoris. Say for example, if you are having a angina pectoris and if you are running fast and after getting stopped, your lungs are demanding more oxygen, but your body, you can say lungs are unable to get the oxygen properly because coronary artery is blocked, or the artery which is coming to the chest region is blocked. So your chest will have too much of severe and heavier pain. It will be called angina pectoris, also called chest pain. What is meant by arteriosclerosis? Arteriosclerosis का मतलब क्या होता है? Arteriosclerosis जैसे यहाँ पे देखिए, atherosclerosis means blockage of only coronary artery disease. Atherosclerosis means blockage of only coronary artery, and angina pectoris means chest pain. तो arteriosclerosis का मतलब क्या होता है? blockage of any artery in our body, any individual artery हम कह सकते हैं. blockage of any individual artery in our body is called arteriosclerosis. Any individual artery blockage is called arteriosclerosis. Atherosclerosis, it is respective only coronary artery. Angina pectoris is respective coronary artery plus chest region, but arteriosclerosis is respective any artery blockage in our body. तो इनका डिफरेंस हो गया. अथेरोस्क्लेरोसिस में सिर्फ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हमारी बॉडी में कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है. तो ये है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. जो रीजन हाइपरटेंशन के, वही रीजन अथेरोस्क्लेरोसिस, एंजिना पेक्टोरिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के भी हो सकते हैं और होते ही हैं. ठीक है, ये जो रीजन है
ये रीजन ही बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस के, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के और एंजिना पेक्टोरिस के होते हैं। तो ये वाले डिसीजेस तो हो गए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हार्ट अटैक ऑल्सो कॉल्ड एज अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। व्हाट इज अ हाउ यू विल प्रोनाउंस इट? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑल्सो नोन एज अ हार्ट अटैक। And second one is a heart arrest, also called as a cardiac arrest. Then heart failure, heart transplantation, angiography. मैं आपको ये सभी चीजें डिटेल में पढ़ाता हूँ। पहले देखिए हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। Now you just imagine this one is our heart. This one is our heart. We have this 4 chamber, and there is our artery which is going towards heart. This artery is going to the heart. Now this artery is going into the heart to carry the blood. So देखिए हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? सडन इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, सडन इंटरप्शन ऑफ। अब यहाँ पे मैं स्टॉप यूज नहीं कर सकता हूँ, स्टॉप वर्ड, क्योंकि मुझे बायोलॉजी पढ़ानी है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं, ठीक है। तो इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन बायोलॉजी के जो वर्ड्स है वो वर्ड्स वैसे ही रखने पड़ेंगे। सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड मूविंग टूवर्ड्स हार्ट, इट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। सडन इंटरप्शन, सडन मतलब अचानक, यस अभी के अभी। सडन इंटरप्शन मतलब स्टॉप, यस अचानक ब्लड का स्टॉप हो जाना। कहाँ पे जाने से? हार्ट पे जाने से। तो जो आर्टरी हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है, अचानक वो आर्टरी ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना बंद कर दे, तो उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। एक आर्टरी है जो ब्लड लेके जा रही है हार्ट की तरफ, अगर वो आर्टरी अचानक ब्लॉक हो जाती है, अचानक वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसका जो ब्लड की जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, और ये आर्टरी अचानक यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड सिर्फ यहाँ पे ही रहेगा, वो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। अगर ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो हार्ट तरफ नहीं जा पाएगा, और हार्ट तरफ अगर ब्लड नहीं जाता है तो ऑब्वियसली हार्ट ब्लड को पंप कैसे करेंगे? तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक 5 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है, 30 सेकंड का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि 3 हार्ट अटैक आते हैं। पहला वाला एकदम बेसिकली हमें अलर्ट करने के लिए होता है कि आपका हार्ट प्रॉपर्ली नहीं वर्किंग कर रहा है, जैसे हम कहते हैं माइनर हार्ट अटैक, यस। फिर मिडल हार्ट अटैक, फिर मेजर हार्ट अटैक। कोई ऐसे लोग होते हैं जो तीनों हार्ट अटैक टॉलरेट कर लेते हैं, कभी कुछ नहीं होता उनको। कोई कैसे होते हैं जो फर्स्ट हार्ट अटैक में भी मर जाते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि हार्ट अटैक का एक और भी टाइप होता है जिसे हम कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक। अभी साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब आप साइलेंट से समझ गए होंगे। ये कैसा हार्ट अटैक होता है जिससे हमें थोड़ा बहुत पेन होता है लेकिन ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम नेक्स्ट डे को अगर डॉक्टर को दिखाते हैं, जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी, मैक्सिमम लोगों की ऐसी साइकोलॉजी, हाँ थोड़ा बहुत पेन हो रहा था लेकिन अभी मुझे ठीक लग रहा है तो मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं ECG से, ठीक है, तो डॉक्टर को ये समझ में आ जाता है यस कल उनको जो पेन हुआ था वो एक हार्ट अटैक था, लेकिन वो हार्ट अटैक कौन सा था? वो था साइलेंट हार्ट अटैक। मतलब ये हमें अलर्ट करता है कि आगे चल के आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सो दैट्स कॉल्ड साइलेंट अटैक। आर यू गाइस गेटिंग? साइलेंट हार्ट अटैक मतलब इस वाले हार्ट अटैक में आपको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आगे चल के हो सकता है। आगे चल के मे बी कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 5 साल के बाद भी हो सकता है। वी कांट से, वी नेवर नोस। यस गाइस, सो हार्ट अटैक मींस sudden interruption of a blood moving towards the heart is called heart attack, also known as a myocardial infarction। हार्ट की तरफ जो आर्टरी ब्लड को लेके जाती है, अगर वो आर्टरी अचानक बीच में ब्लॉक हो जाए तो ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हार्ट अटैक, ऑल्सो कॉल्ड एज अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय हार्ट अरेस्ट? अरेस्ट करना, जैसे पुलिस किसी चोर को कहते हैं अरेस्ट, तो अरेस्ट मतलब अपना जो काम है वो पूरा को पूरा बंद कर देते हैं।
समझ रहे हो? अरेस्ट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना पूरा पूरा। सो व्हेन हार्ट स्टॉप, हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन है बीट करना, हार्ट का फंक्शन है दिल धड़कना, हार्ट का फंक्शन बीट करना। अगर हार्ट पूरा का पूरा बीटिंग अपना बंद कर देता है तो उसे हम कहते हैं हार्ट अरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्डियक अरेस्ट। सो stoppage of heart beating is called stoppage of heart beating, it is called heart arrest, also called as a cardiac arrest। हार्ट, दिल की जो धड़कन है वो अचानक डायरेक्टली बंद हो जाना, मतलब दिल धड़कना बंद हो जाना, इसे हम कहेंगे हार्ट अरेस्ट, ऑल्सो नोन एज अ कार्डियक अरेस्ट। मेडिकल वर्ड इज अ कार्डियक अरेस्ट, बट कॉमनली हम उसे हार्ट अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हार्ट की वर्किंग जो है वो पूरी की पूरी तरह से बंद हो जाना, दैट इज कॉल्ड हार्ट अरेस्ट। तो आई थिंक सो अब आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, बायोलॉजी के स्टूडेंट को, और कॉमनली जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाने वाली आर्टरी, अगर वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये कितनी देर तक ब्लॉक हो सकती है ये हम नहीं कह सकते। अगर वो आर्टरी कंटिन्यूअसली ब्लॉक है, ठीक है, कंटिन्यूअसली ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक अगर ज़्यादा देर तक रहती है और ब्लड अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो वो हार्ट अटैक डेथ में भी कन्वर्ट हो सकता है, समझ रहे हो? वो डेथ में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो आर्टरी प्रॉपरली फिर से खुल जाती है और धीरे धीरे ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है तो डेथ में कन्वर्ट नहीं होता। पेन होता है लेकिन डेथ में कन्वर्ट नहीं होता। आपने कभी ये देखा होगा कभी मूवीज़ वगैरह में कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं या तो किसी के पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो लंग्स को प्रेशर करते हैं, लंग्स में एयर ब्लो करते हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ CPR, स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। व्हाट इज दैट? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो वैसे पंप करते हैं हमारे लंग्स की तरफ, लंग्स में एयर, लंग्स के ऊपर ब्लो करते हैं, तो अगर हमारे लंग्स में अंदर कुछ एयर बची है तो वो एयर क्या करेगी, इस वाले ब्लॉकेज को तोड़ देगी। अगर इस वाले ब्लॉकेज को वो एयर तोड़ देती है तो ब्लड क्या होगा, ब्लड आगे कंटिन्यू जाके हार्ट की तरफ चला जाएगा। अब आप ये सोचिए, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो पानी का पाइप होता है, अगर पानी के पाइप में बीच में कचरा हो जाए तो हम वहाँ बाहर से एयर ब्लॉक करते हैं, तो एयर ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, वो कचरा आगे की तरफ चला जाता है। कचरा आगे की तरफ चला जाता है तो पानी का जो ब्लॉकेज है वो कंटिन्यू हो जाता है, मतलब पानी का जो ब्लॉकेज है वो निकल के पानी कंटिन्यू फ्लो होता है। तो सेम प्रिंसिपल हमारे हार्ट में भी है। अगर हमारे हार्ट की तरफ एक आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, अगर वो बीच में कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉक हो जाती है और अगर हम लंग्स में से एयर को ब्लॉक करके उस एयर से उस कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज को हम तोड़ देते हैं तो ब्लड आर्टरी में से हार्ट तक जाएगा और जो अटैक आया हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर हार्ट ने अपना फंक्शन बंद कर दिया हुआ है, उनकी बीटिंग बंद कर दी हुई है, तो इसे हम कहेंगे हार्ट अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट। यस। नाउ हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर, एक स्टूडेंट को आप कब कहोगे कि वो फेल्योर है? अगर वो जिस एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, अगर वो इतने मार्क्स नहीं अचीव कर पाता है तो हम उसे कहेंगे कि यस वो फेल्योर है। सेम वे हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन है बीटिंग करना। अगर हार्ट बीटिंग नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? हार्ट फेल्योर। The function of a kidney is to filter the blood. If kidney does not undergo filtration of blood, then we will say kidney is a failure. Correct? And the function of a heart is to pump the blood. Function of heart is to pump the blood, transport the blood, beat. If heart is unable to do that, then we will call it as a heart failure. Yes? Heart failure. If heart enables, if heart cannot pump blood, then it is called heart failure. अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर सकता है तो हम इसे कहेंगे हार्ट फेल्यूर। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और एंजियोग्राफी क्या होता है? Heart transplantation. Now just imagine that someone have a very serious issue related to heart.
someone have a very strong dangerous accident, किसी का हार्ट है ना पंपिंग करना बंद करने वाला है, मतलब किसी को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है चेस्ट रीजन में और सफोकेट फील होता है, वो ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, और अगर डॉक्टर जज करते हैं, डॉक्टर एनालाइज करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो डॉक्टर को ये पता चलता है कि उनका एसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या तो उनका हार्ट में भी फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, तो डॉक्टर ऐसे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर लीजिए। फिर वो अपना हार्ट निकाल के किसी और डोनर का हार्ट अपने अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। डॉक्टर बेसिकली पेशेंट का हार्ट जो वर्किंग नहीं करने वाला है फ्यूचर में, उनको निकाल के एक हेल्दी हार्ट ट्रांसफर करेंगे, और हेल्दी हार्ट कहाँ से लाएंगे? एक डेड बॉडी से जो डोनर होगा। यस, मान लो किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई डेड बॉडी को रिसीव करने नहीं आता, या तो कोई अपनी इच्छा से हार्ट को डोनेट करना चाहता है, तो ऐसे हार्ट किसी पेशेंट को यूज में आ जाते हैं। सो दैट इज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। यस, एंजियोग्राफी। Angiography is the technique by which angiography is a medical technique by which we can find out how much % of artery is blocked. हमारी बॉडी में कौन सी आर्टरी कितना परसेंटेज में ब्लॉक हुई है, इसको चेक करने के लिए हमें एंजियोग्राफी टेक्निक करनी पड़ती है। डॉक्टर एंजियोग्राफी टेक्निक उन्हीं पेशेंटों को रिकमेंड करते हैं जो कि हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। इनमें से कौन से भी डिसीज हो, मान लो अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, या तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम को चेक करना है आर्टरी कितनी लेवल पे, कितनी परसेंटेज पे ब्लॉक है, ये हमारी आर्टरी है, ये आर्टरी के बीच की स्पेस है जहाँ से ब्लड जाता है, तो अगर ये 40% ब्लॉक है तो ये कैसे पता चलेगा? ये एंजियोग्राफी से पता चलेगा। 20% ब्लॉक है, 60% ब्लॉक है, 5% ब्लॉक है, कितना परसेंट ब्लॉक है ये हमें एंजियोग्राफी से पता चलेगा। सो एंजियोग्राफी इज द टेक्निक बाय विच वी कैन फाइंड आउट हाउ मच percentage of artery is a block and which artery is blocked, that also we can find out by the angiography technique. So guys, this topic is about disorders of a circulatory system. Some of topic was given in our NCERT which I have taught you, and some topic which are not given in our NCERT that also I have taught you. एक चीज मैं और आपको बता दूं, शायद यहाँ पे तो मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन आपको लगे बाईपास सर्जरी क्या होता है। तो बाईपास का मतलब क्या होता है? मान लो हम एक रास्ते से जा रहे हैं और काफी ट्रैफिक है आगे, तो हमें सोचना है कि यार हमें तो उसके आगे जाना है, लेकिन ये रास्ता तो ब्लॉक है, तो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा रास्ता होता है? बाईपास। हर सिटी में बाईपास रास्ते होते हैं जहाँ से बेसिकली वन सिटी टू अनदर सिटी रोड कनेक्ट होते हैं, बाईपास। सेम वे हमारे हार्ट की तरफ एक आर्टरी आ रही, अगर वो ब्लॉक है तो वो आर्टरी को हम ज्वाइंट करके आगे की साइड में ज्वाइंट कर देते हैं। मान लो ये आर्टरी यहाँ आ रही और ये ब्लॉक है, तो हम इस आर्टरी की हम पोजीशन बदल देंगे, इस आर्टरी की हम पोजीशन बदल के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और ब्लड यहाँ से आगे जाएगा। जो यहाँ से जाने वाला था यहाँ से जाएगा, लेकिन ब्लड तो उसी जगह पे पहुँच रहा है ना जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट करना है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बाईपास सर्जरी। If a particular artery is carrying blood to the heart, if that artery block at the site of heart, then we can move the position of artery into the heart, but entry of a blood will be enter into the same site, will be enter into the same chamber. So that will be called as a bypass surgery. We are moving by another way, but reaching to the same destinational point. That's why we called it as a bypass surgery. So thank you so much guys for watching this video. If you truly like this video, if you truly understood this full concept of all the diseases, then please subscribe to our channel and press the bell icon, and don't forget to like and comment, and please forward this video as much as you can. If you are a student of biology, then forward it. If you are not student of biology, but if you wanted to understand this concept in Hindi and English both the language, then please forward it to everyone. Thank you. Have a good day. Please अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी आप स्टूडेंट हो एक दूसरे को भेजिए। जितने भी नॉन बायोलॉजिकल वाले लोग हैं, फिर भी ये तो कॉमन सी डिसीज है जिनको मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझा दिया है, तो प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू। हैव अ गुड डे।